हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। निरंतर आप मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली क्लास को देख पा रहे होंगे और किसी प्रॉब्लम के लिए आप उसमें कमेंट भी करिए। बताइए कि क्या बात आपको उसमें समझ नहीं आ पा रही है या कोई जो भी कमियां आपको दिखें कृपया जरूर बताया करें। मैंने 130 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव वाले आपको बता दिए हैं और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 131 से आज क्वेश्चन देखते हैं। 131 लिखा है कि एक समीकरण दिया हुआ है, समीकरण युग्म में दो समीकरण दिए हैं समीकरण युग्म में। तो फर्स्ट समीकरण है 2x माइनस का 3y और इक्वल में 13 दिया तो मैंने उसको पक्षांतर करके माइनस का 13 लिख लिया। दूसरा लिखा है 7x माइनस 2y और यहां भी इक्वल में 20 था तो मैंने माइनस में 20 बराबर 0 लिख दिया। इतना क्लियर है। अच्छा, बोला क्या गया है, ऑप्शन में लिखा कि एक अद्वितीय हल है। जो ये दो समीकरण युग्म है इनका एक अद्वितीय हल है या फिर कोई दो हल है या अपरिमित हल है या फिर कोई हल नहीं है। ठीक है, चलो करके देख लेते हैं। तो हमें पता कि सबसे पहले a का वैल्यू पता किया जो कि 2 दिख रहा है, b का वैल्यू पता किया तो y का वाला गुणांक 3 है और c कितना हो जाएगा माइनस का 13। तो ये a1 ये b1 और ये c1 हुआ। ठीक है, अब यहां से भी a का मान 7 है और b का वैल्यू माइनस का 2 है और c का वैल्यू माइनस का 20 है। तो इसको मैंने a2 v2 और c2 लिख दिया। इतना क्लियर है। अच्छा, अब हम ये पता करें इनके गुणांकों के अनुपात को निकालेंगे। मतलब ये हुआ कि एक बार a1 बटे a2 पता करें तो a1 का मान 2 दिया है और a2 का मान 7 है। ये कट तो पाएगा नहीं, 2 बटे 7 ही तो रहेगा। चलिए भाई सेकंड वाला पता कर लेते हैं, b1 बटे b2। तो b1 माइनस का 3 है और b2 माइनस का 2 है। तो माइनस माइनस कट कर लो तो केवल बचता है 3/2। अगर ये दोनों बराबर होते तो फिर हम c1 अपन c2 निकालते, बट दोनों तो बराबर नहीं दिए तो केवल हमने a1 बटे a2 लिखा और इक्वल b1 बटे b2 लिखा। हमें ये दोनों इक्वल नॉट दिख रहे हैं, इक्वल नॉट। अगर इक्वल होते तो फिर c1 अपन c2 निकालते, बट ये तो इक्वल नॉट है। तो अब कौन सी कंडीशन होती है, इसका मतलब है कि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब क्या हुआ, इसका केवल एक ही हल है, अद्वितीय हल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। 32 इसमें लिखा कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 है। तो त्रिज्या को तो r कहते हैं ना, रेडियस बोलते हैं। r का मान दे दिया गया है और ऊंचाई h का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पूछा गया कि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्या होगी, मतलब l का वैल्यू पूछा गया है। तो हम जानते हैं l h और r में संबंध का फॉर्मूला l स्क्वायर इक्वल टू होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो h का मान 12 दिया है तो रखेंगे 12 का वर्ग और r का वैल्यू 3.5 दिया है, 3.5 का वर्ग। ठीक है, तो 12 का वर्ग 144 हो गया और 3.5 का वर्ग 12.25 हो गया। वर्ग गुणा करके देख लीजिए, मालूम चल जाएगा। ऐड कर लो, 4 2 6 5 1 6 156.25। तो ये L का मान है रूट के अंदर। अब इसका वर्गमूल भी निकाल के देख लो तो 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। 12.5 का वर्ग ये होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, इसमें एल एच आर तीनों में से कोई अगर दो मान दिए हैं, तीसरा मान इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। ओके, थर्ड वैल्यू इसकी हेल्प से निकल सकता है। चलो भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में लिखा है 133 में एक एपी दी हुई है। क्या लिखा है, 6 फिर 9 फिर 12 और फिर 15 और बोला गया इसका 10वां पद क्या होगा। 10वां पद क्या होगा ये पूछा गया है। तो चलो सबसे पहले मैंने ए का वैल्यू पता किया 3 होगा, फिर डी पता किया, दूसरे वाले पद में से पहला ए का मान 6 होगा, डी का मान दूसरे वाले पद में पहला वाला पद घटा दिया
तो डी का वैल्यू 3 निकल आया। अब उसने कहा 10वां पद बताइए, तो 10वां पद जो लिखा है उसका याद रखो फॉर्मूला डायरेक्ट a+9d, ठीक है। अगर वो कहता 9वां पद तो a+8d होता, 12वां पद तो a+11d हो जाता। 10वां पद पूछा गया तो बस a का वैल्यू 6 रख दो, 9 इंटू डी का मान 3 रख दो, तो 6 प्लस 9 3 या 27 हुआ, और इनको बस आप ऐड कर लो, 7 6 13 हुआ, तो 33 हो गया 10वां पद। 10वां पद 33। कौन सा इसका राइट ऑप्शन है? इसका राइट ऑप्शन है बी नंबर, बी इसका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं 134 क्वेश्चन नंबर 134 बहुत ही आसान से प्रश्न दिए हैं, इसमें कहीं भी कोई कठिनाई नहीं है, बस इनको आराम से आप समझें, देखें, और बताया कि पेन और पेपर जरूर बेटा लेके बैठे, जिससे कि आप क्वेश्चन को हमसे पहले भी लगा पाए। sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये लिखा है ना। इसमें ऑप्शन है cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, और फिर 1 और sec स्क्वायर थीटा। चलो करके देखते हैं कितना आएगा। तो ये लिखा है sin स्क्वायर थीटा, ये तो ऐसा ही रहेगा 1/, हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है sec स्क्वायर थीटा, ओके, ऐसा क्लियर है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा कहलाता है। इसके बाद sin स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दिया, और 1/sec स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बन जाता है। इतना क्या क्लियर है? इसके बाद sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक होता है 1, ओके, क्लियर है ना। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये ऑप्शन नंबर सी, इसका सी करेक्ट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी। त्रिकोणमिति में केवल डिपेंड होते हैं फॉर्मूले, अगर फॉर्मूले आपको याद है तो सभी क्वेश्चंस अपने आप ऑटोमेटिक आते चले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 135। लिखा है कि 7 छात्रों के प्राप्तांक दिए हैं, जैसे कि पहला 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 2 है, और फिर 2 है, अंत में 5 दिया है। ये लिखे हैं छात्रों के प्राप्तांक, प्राप्तांक का बहुलक बताइए। बहुलक तो बहुत आसान सी चीज होती है, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो, या जो पद सबसे ज्यादा बार दिया वही तो होगा बहुलक। तो काउंट कर लो, 3 एक बार है, 2 बार है, 3 की संख्या केवल 2 बार है। और देखें 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 2 सबसे ज्यादा में दिख रहा है, 2 की संख्या इसमें 3 बार है, 2 3 बार आया है। तो पूछा गया कि बहुलक क्या होगा, तो सीधा सा बहुलक क्या होता है, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो वही पद बहुलक कहलाता है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो बहुलक इसका 2 हुआ। इसमें कौन सा इसका आंसर राइट है? इसका ए ऑप्शन करेक्ट हुआ, ठीक है, इसका बहुलक निकल आया और इसका ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। चलो भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। चलिए बेटा आगे देखो, नेक्स्ट नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, कहां चला गया भाई? 136। देखिए 136 में छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या क्या होगी। हमें अपरिमेय संख्या बतानी है, तो हम सभी जानते हैं वे सभी संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर रह जाएं वही तो अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, और जो अंडर रूट से बाहर निकल आए वो कोई भी संख्या अपरिमेय नहीं होगी। जैसे कि ये 136 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब पहला ऑप्शन दिया है 2, फिर बी नंबर का ऑप्शन दिया है रूट में 25, फिर सी नंबर का ऑप्शन दिया रूट में 49, और डी नंबर वाला ऑप्शन दिया 7 माइनस में 7√7, 7 माइनस √7, ठीक है। पूछा गया कौन सी अपरिमेय संख्या होगी, तो सीधी सी बात है कि जो रूट के अंदर रह जाएं उनको हम यहाँ अपरिमेय संख्या कहेंगे, और जो रूट से बाहर निकल आए वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय बन जाएंगे। जैसे कि 2 तो रूट से बाहर है, इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। रूट 25 इसका वर्गमूल तो 5 होता है, तो ये भी तो अपरिमेय संख्या होगी। रूट 49 इसका वर्गमूल 7 है, अपरिमेय संख्या है। बट ये वाला पार्ट 7 रूट से बाहर कैसे भी निकल सकता है, तो यही तो हमारी अपरिमेय संख्या हो गई है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो गया, ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे 138।
सॉरी 137, तो 137 में लिखा है साइन ए इक्वल कॉज ए। इसमें कई सारे क्वेश्चन के टाइप रिपीट भी होते हैं, तो इससे आपको क्या कि जब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो तो अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो ही जाएंगे। तो लिखा है साइन ए बराबर में कॉज ए का वैल्यू कितना होगा, तो मैंने इसको बताया भी था कि साइन और कॉज के मान, कौन सा मान साइन कॉज में बराबर होता है, 45 डिग्री वाला। साइन 45 या कॉज 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो ए का मान अगर 45 होगा तो साइन और कॉज दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मौखिक की बात करें सीधा सा ए का वैल्यू 45 कह सकते हो ऑप्शन के लिए। लेकिन अगर बात हल करने की हो तो दोनों पक्षों में कॉज का भाग कर दिया। अगर मैं साइन के बटे में कॉज लगा दूं, मतलब कॉज का भाग कर दूं, और सामने भी कॉज बटे कॉज कर दिया, कॉज का भाग कर दिया, तो साइन बटे कॉज tan बन जाता है, और एक कट कर तो 1 आ गया, tan इक्वल टू 1 हुआ। अब 1 किसका मान है tan में, तो 1 tan 45 का वैल्यू है, तो ए का वैल्यू 45 डिग्री आ गया, ए का मान 45 डिग्री आ गया है। इतना ठीक। इसमें कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन है डी नंबर, इसमें डी करेक्ट आंसर हो गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट नंबर दिया है 138, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। क्वेश्चन नंबर 138, आयतनों का अनुपात, किसके आयतन है, गोलों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 64:27। तो मैंने यहां पर वॉल्यूम होता है, दो गोले हैं इसलिए B1 B2 कर लिया और 64/27। ओके, अब गोले का आयतन है क्या, गोले का आयतन है 4/3 पाई r क्यूब। वही नीचे भी तो गोला ही है तो वहां भी होगा 4/3 पाई r, लेकिन फर्क क्या रहेगा मालूम है, गोले दो हैं, फॉर्मूला तो वही होगा बट उनकी रेडियस तो अलग अलग होगी। तो मैंने रेडियस को r1 और r2 कर दिया। ठीक, r1 r2 रेडियस हो गया है। अब चलो नेक्स्ट नंबर देखिए, आगे देखते हैं। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया है, और चूंकि दोनों में क्यूब है तो मैंने r1/r2 का होल क्यूब कर दिया, इक्वल ये क्या होगा 4/3 का होल क्यूब होगा, क्यूब से क्यूब चला गया, r1/r2 का वैल्यू 4/3 हो गया है। ओके, इतना क्लियर है ना। अब आगे देखो पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि उन गोलों की क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो गोले के क्षेत्रफल को हमने एरिया A1 A2 कर दो, ये सरफेस एरिया तो S1 S2 भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर A1 A2 किया। तो गोले का एरिया क्या होता है 4πr², और दूसरे वाले का भी वही होगा, बस इनकी त्रिज्याएं अलग अलग है तो मैंने r1 r2 कर दिया। 4π से 4π कैंसिल हुआ, तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही वर्ग में है तो मैंने r1 और अपॉन r2 का होल स्क्वायर कर दिया, और r1/r2 का मान हम 4/3 निकाल चुके हैं। 4 चौको 16 और रेशियो 3 का वर्ग 9, 16:9। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट है। ठीक है, इसका ये भी ध्यान रखो, ये तो सॉल्व करने का तरीका था। क्वेश्चन अगर ऑप्शन में है तो इसको इतना हल करने की आवश्यकता नहीं है। आयतनों का अगर अनुपात, अगर आयतन की बात हो, चूंकि आयतन क्यूब होता है तो बस मन में पता कर लो कि किसका क्यूब है, तो पता चला 4/3 का क्यूब है। ठीक, मन में पता कर लिया। और हमसे पूछा गया एरिया, तो बस एरिया में होते स्क्वायर, इनका वर्ग कर दो, 16/9। सिंपल है ना। अगर मान लो कभी कभी क्षेत्रफल दे दिया तो क्षेत्रफल में पता करो वर्ग किसका है, और पूछा है आयतन, तो आयतन में क्यूब कर दो। आयतन दिया है तो मतलब दोनों ही डायरेक्ट निकल सकते हैं, केवल क्वेश्चन को देखकर हल करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 139। क्वेश्चन 139, तो 139 में हमें क्या दिख रहा है, कह रहा है कि 4 tan θ = 3 दिया हुआ, 4
टेन थीटा इक्वल 3 है, तो यहां से हम टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं 3/4, 3/4। ठीक है। अच्छा पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि 4 साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, यही नीचे भी लिखा है 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले इसको बताएंगे कि हल कैसे करना है, फिर इसका बताएंगे आपको शॉर्ट ट्रिक, ताकि ऑप्शन में आप शॉर्ट ट्रिक से यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सको। देखिए हल करने का तरीका ये है, ये 10 है तो मैं इसको 10 ही बना लेता हूँ। इसके लिए अंश और हर दोनों में कॉज का डिवाइड कर दिया। ध्यान देना, हल करने का तरीका बता रहे हैं पहले। तो मैंने कॉज का डिवाइड यहाँ भी किया और कॉस थीटा के नीचे भी कॉज का डिवाइड किया। ये तो अंश वाले पार्ट में कॉज का भाग हुआ। अब हर वाले पार्ट में आ जाओ, तो हर वाले पार्ट में भी कॉज का ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, कॉज का ही डिवाइड कर दिया। ओके, इतना क्लियर है ना। अब यहाँ देख लो साइड से, तो साइन बटे कॉज सीधा 10 बन गया है। ओके, और कॉस से कॉज कट के 1 बचे। इतना क्लियर। वही सेम नीचे भी होना है, साइन वाई कॉज टेन थीटा बन गया है और कॉज कट कर 1 बचा। अब डिवाइड करने से फायदा क्या हुआ, डिवाइड करने से ये हुआ कि जो वैल्यू दिया था वो डायरेक्ट बन चुका है, यही मान रख दें। तो रख दें टेन थीटा का मान कितना है 3/4 माइनस 1, नीचे भी वही मान रख दो 3/4 प्लस 1। इतना बेटा क्लियर है, 3/4 माइनस 1 और 3/4 प्लस 1। अच्छा 4 से 4 अगर कट कर लें तो ऊपर बचा है केवल 3 माइनस 1, और 4 से 4 कट कर दें तो 3 प्लस 1। बस हो गया आंसर। 3 और 1 घटाओगे 2 बचेगा, और 3 और 1 मिलके 4 होता है। अगर 2 से 4 कट कर देंगे तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, अगर हम डिवाइड नहीं करें तो ये लंब और आधार हम कर्ण को निकाल के साइन कॉज निकाल उससे भी कर सकते हैं। लेकिन जब कभी क्वेश्चन ऐसे हो जहां पर अंश हर में डिवाइड करके दिया हुआ बन जाए, तो फिर ऐसे ही किया करो, ये सबसे बेस्ट तरीका करने का है। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट इसको कैसे करें। डायरेक्ट करने के लिए देखो टेन जो थीटा है उसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा, सामने 3/4 दिया हुआ है। इतना क्लियर है। तो हम ये मान लेते हैं कि माना कि साइन थीटा का मान 3 है और कॉस थीटा का मान 4 है। बस रख दो साइन थीटा का मान 3 और कॉस थीटा का मान 4। यहां भी साइन थीटा का मान 3 और कॉस थीटा का मान 4। ठीक है, बस हल कर लो। 4 दिया 12 माइनस में 4 और 4 दिया 12 प्लस में 4, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, 12 4 16 होता है। कट कर लो तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा तभी हो सकता है जब टेन का वैल्यू होना चाहिए टेन है कॉट का, और यहाँ पर डिवाइड करने पर टेन और कॉट बन सके, तो फिर इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं। अब आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। तो 140 में क्या बोला गया है, एक समीकरण दिया हुआ है x² प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल में 0 का एक मूल 1/2 है। तो 1/2 उसका मूल है, तो ये x का ही तो वैल्यू हुआ, x का ही तो मान 1/2 दिया है। अब इस x के मान को यहाँ पुटअप कर देंगे तो जो वैल्यू पूछा गया वो निकल आएगा। तो मैंने x के मान को 1/2 रख दिया, 1/2 ऊपर स्क्वायर लगा प्लस की, यहाँ भी रख दिया 1/2 और माइनस में 5/4 इक्वल में 0। ओके, हल करते हैं। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 हो गया, प्लस गुणा करेंगे तो k/2 हुआ और माइनस में 5/4 हुआ बराबर में 0 हुआ। ठीक है, इनका आप लासा कर लो, सभी का लासा 4 होगा। चूंकि हर बराबर है तो ऊपर 1 आएगा तो करना आपको आता ही होगा। 2 दूनी 4 तो 2k हुआ और माइनस में 5 हुआ बराबर में 0। नीचे वाला पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 में चला जाएगा तो बचा है 2k, 5 और 1 घटाओगे तो 4 बचेगा, और 4 कर दो पक्षांतर प्लस हो गया तो k का मान इस तरह 2 आ गया। समझे गया।
तो k का वैल्यू 2, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो गया है। 140 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और अगर इन सभी का अध्ययन अच्छे से कर लिया आपने तो निश्चित ही मान लो कि बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आने वाले हैं, इसलिए उनका अच्छे से आप अध्ययन करते रहिए। और यहाँ पर tan भी दिया है, कभी कभी cot भी आ जाता है, जब cot थीटा हो जाए या तो उसको पलट के tan कर लो, और नहीं करना है तो बस डिवाइड जो मैंने cos से किया था वहाँ पर डिवाइड sin से हो जाता है। ओके, इतना ठीक, इतना ही आज के लिए। मस्त रहें, व्यस्त रहें।